स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर चूरू से मिल रही है। यहां छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर झड़प हुई है। छात्रों के ये दो गुट हैं जिनके बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में, इस मारपीट में 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। और ये जो छात्रों के गुटों के बीच में मारपीट हुई है उसका किसी ने वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी जंग दो गुटों के बीच, ये पूरी झड़प इन दो गुटों के बीच जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये पूरा घटनाक्रम थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुआ। लाठी भाटा घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 100 मीटर की दूरी पर यह जंग चल रही थी और इसे समय रहते रोका नहीं गया। देखिए तस्वीरें, देखिए आप किस तरह से झूमा झटकी, थप्पड़ों की बरसात, लात घूसे। तारानगर तहसील में यह घटनाक्रम सामने आया है। देखिए लाठियां भी निकल आई और छात्र हैं ये छात्रों के दो गुट हैं जिनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये तस्वीरें सामने आई। चूरू से ये खबर है। तारानगर तहसील में छात्रों के दो गुट भिड़ गए। जमकर थप्पड़ बरसे, जमकर लात घूसे चले। अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ, लाठियां चटकाई गईं। 6 से ज्यादा स्टूडेंट घायल हुए इस घटनाक्रम में। आसपास हालांकि बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह सब कुछ होता रहा, ये जंग चलती रही और इसे समय रहते काबू में नहीं पाया जा सका। देखिए एक दो लोगों ने जरूर बीच में पड़ने की कोशिश की। आप देखेंगे दो जगह आपको झगड़ा होता नजर आ रहा है। यानी ये छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े हैं। सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने की मंशा से वार किए गए। ये वीडियो तारानगर तहसील में ये घटना सामने आई है। ये वीडियो इस घटना का जो तेजी से वायरल हो रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। करीब करीब ये तय हो चुका है, क्योंकि गांधी परिवार से किसी के आगे नहीं आने और गहलोत के लिए हां की वजह से अब ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें कोई परेशानी होगी। सीएम गहलोत ने कर लिया फैसला। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का फैसला। आगे कोई मुश्किल नहीं है, खड़ा होना तो होना है सर, लेकिन सभी स्टेट सेवा करनी है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। एक इंतजार राहुल गांधी के अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने की और दूसरा उनकी जगह उनकी सहमति से प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के नामांकन भरने के फैसले की। सीएम गहलोत ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन के फैसले का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 9000 से ज्यादा पीसीसी प्रतिनिधि मतदान करेंगे। जिसे पीसीसी डेलीगेट्स के ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। चुनाव के बाद पार्टी के अधिवेशन में विजेता का औपचारिक ऐलान होगा। हो सकता है कि 24 अक्टूबर से पहले सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो उनके समर्थकों के लिए दिवाली से पहले ही दिवाली हो जाएगी और यही वजह है कि उनके समर्थक अभी से उन्हें बधाई देने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि एक पद का सिद्धांत
राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद गहलोत साहब ने कहा। समर्थकों के इस जोश से सीएम गहलोत ने भी अध्यक्ष बनने के बाद की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो हर प्रदेश तक पहुंचे और लोगों को एकजुट करें। यात्रा में तो हम लोग समय समय पे आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर के राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के फैसले के बाद सीएम गहलोत ने शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन किए और कहा कि साईं बाबा के आशीर्वाद से उनके लिए आगे का रास्ता खुल गया है। अब बाबा का दर्शन करके जा रहे हैं तो उसके बाद में जाके सबसे बात करके तय कर लेंगे। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। सीएम गहलोत ने जयपुर से दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी। हालांकि इसे लेकर कयासों का दौर जारी है और खेल मंत्री अशोक चांदना ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को ही पता है। वो तो जो होना है वो तय है, और वो तय है वो 4 ही लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं। एक सवाल का जवाब मिल गया है तो अब दूसरे सवाल के जवाब पर सस्पेंस और चर्चा का बाजार गर्म है। यही तो राजनीति है और फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सवालों पर सस्पेंस की राजनीति में अशोक गहलोत से बड़ा कोई नाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सीएम गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के ऐलान के साथ ही राजस्थान का सियासी पारा हाई है। अगले मुख्यमंत्री के नाम की चर्चाएं हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के सुर बदले नजर आए। गुढ़ा ने कहा, राजस्थान में गहलोत के बाद सचिन पायलट का कोई विकल्प नहीं। देखिए, मेरी समझ से गहलोत साहब के बाद में राजस्थान में सचिन पायलट साहब का कोई अल्टरनेट नहीं है। तो रही सवाल मेरी उनकी बात, तो बात सचिन पायलट युवा नेता है और अपने अंदाज से पॉलिटिक्स करते हैं और मेरी बातचीत उनसे पहले भी होती रही है, अभी भी। और बैठ के का बात राजनीति, तो हम बात तो राजनीति की करते हैं और थोड़ी ये कि है कुल मिला के कि पायलट साहब जब आए राजस्थान में तो बारिश हो रही है, तो बारिश का शगुन अच्छा ही माना जा रहा है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है पायलट साहब बड़ा काम हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, सीएम पर चेहरे के बदलाव का असर नहीं होगा, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी नहीं बदल पाएगी। पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जैसे कह चुका कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कोई भी जादू, कोई भी चमत्कार, कोई भी बदलाव, कांग्रेस के खिलाफ जो मुद्दे हैं, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे 4 साल में राजस्थान के जन जन में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए किसी तरीके का तंत्र मंत्र अनुष्ठान, कोई जादू, काला जादू, ये किसी तरीके से कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी को बदल नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बीच मंत्री और विधायकों ने मुलाकात की। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने इस मुलाकात में संकेत दिए कि प्रदेश में बजट तक कोई बदलाव नहीं होगा। जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो उसमें विधायकों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए ऑब्जर्वर आएंगे। मंत्री महेश जोशी, सुभाष गर्ग, ममता भूपेश, प्रमोद जैन भाया, बीडी कल्ला, महेंद्र चौधरी, रामलाल जाट, विधायक दानिश अपरार, रोहित बोहरा, चेतन जूडी, निर्मला सहरिया, संदीप यादव, वाजिब अली, धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। तो ये बड़ी खबर है। खास बात यह है कि कल हमने देखा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंत्री और विधायकों ने मुलाकात की है और सीएम ने इस मुलाकात में ये संकेत दिए हैं कि प्रदेश में बजट तक कोई बदलाव नहीं होगा और जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो विधायकों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी, ऑब्जर्वर आएंगे, बातचीत करेंगे, नाम लिए जाएंगे और उसके बाद ही अगला सीएम तय किया जाएगा।
कोटा के नयापुरा थाने में आत्मदाह करने वाले युवक की पत्नी को मुआवजा देने की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जल्द मुआवजा देने की मांग की। परिवार ने कहा, जल्द मुआवजा समेत विभिन्न मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन होगा। मृतक की पत्नी ने मांगे पूरी नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग की चेतावनी दी। बता दें, 15 सितंबर को नयापुरा थाना परिसर में एक युवक ने खुद को आग लगा ली थी। थाने को जो भी दोषी हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, जो भी कार्रवाई उचित हो, उचित से उचित कार्रवाई हो। और राधेश्याम मीणा की मौत के बाद जो परिस्थितियां उसके परिवार के ऊपर हैं वो बहुत ही विकराल रूप लेने वाली हैं। अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। अगर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा मदद नहीं मिलती है तो हम और भी ज्यादा उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र से घर में सोए मां बेटे की गला रेतकर हत्या की खबर आई है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया हत्या लूट के इरादे से की गई बताई जा रही है। पीपलखूट डीएसपी ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंधारिया गांव निवासी शिवलाल मीणा अपनी मां के बीमार होने के कारण मध्य प्रदेश के मंदसौर गए थे। इस दौरान घर पर उनकी पत्नी और 12 साल का बेटा अकेला था। सुबह दोनों के नहीं जागने पर पड़ोस में रहने वाली महिला घर पहुंची और उसे घर का सारा सामान बिखरा मिला। इसने ग्रामीणों को बताया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मां बेटे के लहूलुहान शव देखे और पुलिस को बुला लिया। भरतपुर के एस्सार में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार दिखाकर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। करीब 1 लाख की नकदी लूट ले गए। पहले बदमाशों ने बाइक में पेट्रोल भरवाया, उसके बाद हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, नाकाबंदी कराई, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। बता दें, 3 दिन पहले भी बाइक सवार बदमाशों ने कस्बे के ही एक दूसरे पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। धौलपुर में पिछले दिनों से हो रही बारिश और उचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के चलते शहर की करीब 1 दर्जन कॉलोनियां जलमग्न हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है उनके द्वारा कई बार आला अधिकारियों को पानी निकासी को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते समस्या जारी है। जल भराव की समस्या को लेकर धौलपुर शहर में जगदीश टॉकीज के पास कॉलोनी वासियों का आक्रोश फूटा। उन्होंने हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा लिया। चूरू के अग्रसेन नगर के रहने वाली एक 22 साल की युवती को सीकर के एक होटल ले जाकर उसका गैंगरेप का मामला आया है। मामले में पीड़ित युवती ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करवाई। इसके बाद पीड़ित को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया। पुलिस जांच कर रही है। एक नवयुवती ने जो 23 वर्ष की है, जिसने एक रिपोर्ट दी है कि 19/9/2022 को एक अरबाज नाम का व्यक्ति है चूरू का, जिसने मुझे पहला शादी के लिए ले गया और मेरे साथ रेप किया। उसके बाद वहाँ से मुझे सीकर में बस में ले गया और वहाँ अपने 2 रिश्तेदार शाहनवाज और फारूक अली हैं, उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया। बात जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को लगे सुप्रीम झटके की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ राज्य सरकार की न्यायिक जांच की रिपोर्ट को सही मान लिया और 2 दिन बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। मेयर सौम्या गुर्जर को लगा सुप्रीम झटका। 26 सितंबर को सौम्या गुर्जर पर हो सकती है कार्रवाई। जयपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर मुश्किलों के भंवर में फंस गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश की गई न्यायिक जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए राज्य सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने ये कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर के बाद ही करने का आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से सौम्या गुर्जर के वकील ने ये अपील की थी कि वो इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाए। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर के
निलंबन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने अपनी न्यायिक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ये कहा कि वो सौम्या गुर्जर को लेकर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं, लेकिन सौम्या गुर्जर की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वो इस न्यायिक जांच के आदेश को फिलहाल चुनौती देना चाहते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2 दिन तक सौम्या गुर्जर के खिलाफ किसी भी तरीके से कार्रवाई करने से मना कर दिया है। सौम्या गुर्जर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी पूरी कहानी क्या है, अब वो जान लीजिए। 4 जून 2021 को सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों पर बदसलूकी के आरोप लगे थे। तत्कालीन नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव ने आरोप लगाए थे। 5 जून 2021 को शिकायत मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। 6 जून 2021 को राज्य सरकार ने मेयर और तीनों पार्षदों को उनके पद से निलंबित कर दिया। 6 जून 2021 को राज्य सरकार ने सभी लोगों के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करवा दी। सरकार के फैसले के खिलाफ सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई पर स्टे लगाने से मना कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सौम्या गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के निलंबन ऑर्डर पर स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 फरवरी को सौम्या गुर्जर ने वापस मेयर की कुर्सी संभाल ली। 11 अगस्त 2022 को न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई। मेयर और तीनों पार्षद दोषी पाए गए। सौम्या गुर्जर के अलावा पार्षद पारस जैन, अजय सिंह और शंकर शर्मा दोषी पाए गए। इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अब सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि उन्हें इस फैसले को चुनौती देने के लिए 2 दिनों का वक्त जरूर मिला है। सरकार न्यायिक जांच पूरा नहीं कर लेती है तब तक सौम्या गुर्जर पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो सौम्या गुर्जर के इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक बड़ी खबर चूरू से मिल रही है। नाबालिग से दुष्कर्म की खबर है। आरोपी ने होटल में वारदात को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ जिले की ये पीड़ित बताई जा रही है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आईपीसी पॉक्सो में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 16 वर्षीय नाबालिग के साथ रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की ने एफआईआर करवाई है। उसकी रिपोर्ट पर शुक्रवार देर शाम महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित का रात को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। मास है जिसने एक लिखित रिपोर्ट दी है जो अपने चाचा के साथ आई है, जिसका रिपोर्ट में ये कहना है कि कल रात को 22/9/2022 को रात्रि को श्रीनाथ होटल जो चूरू में है उसे हम रात को रुके थे। रात को मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैंने गोली के लिए होटल मालिक से कहा, तो वहाँ एक लड़का था, उसने कहा चलो पास वाले कमरे में चलते हैं, वहाँ आपको गोली दे देता हूँ। पास वाले कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। देखिए जानकारी ये मिल रही है कि चूरू रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल है जहां पर इस 16 वर्षीय नाबालिग को ले जाया गया और आरोपी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। नाबालिग लड़की ने पुलिस में इस संबंध में एफआईआर करवाई। आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीकर में एसीबी ने एक सरपंच को 2,10,000 की घूस लेते पकड़ा। सरपंच ने एक ठेकेदार के निर्माण कार्य के बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी।
एसीबी टीम सरपंच से पूछताछ कर रही है। जैतूसर गांव के सरपंच सरवन कुमार ने ठेकेदार के निर्माण कार्य के बिल पास करने में फर्जी पुलिसकर्मी बन घर में डकैती की वारदात का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। घटना के बाद फरार चल रहे 6 लोगों को पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से पकड़ा। मास्टरमाइंड विकास उर्फ विक्की रोहिला और गोपाल उर्फ बंटू भी पुलिस की गिरफ्त में आए। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अपाचे बाइक और एक कार बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में खो-खो का नेशनल प्लेयर संजय मीणा भी शामिल है। वेस्ट की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी जयपुर की मंगलम सिटी के अंदर हुई लूट डकैती की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक खो-खो का नेशनल प्लेयर भी शामिल है। सभी आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हमारे साथ में इस वक्त आईपीएस अधिकारी वंदना राणा जी हैं, जिनके नेतृत्व में इस पूरी टीम जो है पुलिस की जो पूरी टीम है उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैम, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि काफ़ी दहशत फैलाने का अपराधियों ने प्रयास किया था उस पूरे इलाके के अंदर? इसके अंदर 13 तारीख की ये घटना है, जिसमें ये 3 लोग जो हैं ये घर पे जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, वो महिला को कोई झांसा देके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं और डकैती का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पूरी घटना को अंजाम देने में असफल रहते हैं। इस घटना के होने के बाद हमारी पूरी की पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया। लगातार जो भी गाड़ी, जिस गाड़ी से ये गए उस गाड़ी को ट्रेस किया गया। पहले की फुटेजेस चेक की गई, घटना के बाद की फुटेजेस चेक की गई। ये सारी चीज़ों से फुटेज चेक करने के बाद टीम ट्रेस करते करते फाइनली वहाँ पर पहुँची जहाँ पर ये इन लोगों ने शरण ली थी, और जिनके घर पर इन लोगों ने शरण ली थी उन लोगों की पहचान हुई। उन लोगों की पहचान होने के बाद उनको जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरी घटना में जो जो संलिप्त थे उनके बारे में पता चला। फिर संलिप्त लोगों को एक एक करके गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए, जिसमें संजय मीणा और उसके 3 साथी और जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। 2 लोग इसमें और अभी वांटेड हैं, जिनको गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मैडम, इन लोगों का क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है? पहले किस तरह की इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया? क्या कुछ और वारदातों में भी ये लोग शामिल रहे हैं? हम सभी एंगल्स पे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये आदतन अपराधी तो रहे हैं। इनफैक्ट जो इन्होंने घटना की जो प्लानिंग करी है, ये जयपुर में जेल में थे। जयपुर में जेल में रहते हुए इन्हें इस परिवादी के बारे में जानकारी मिली कि शायद इसके घर पर अच्छे अमाउंट में पैसे वगैरह होने की संभावनाएं हैं, तो इन्होंने जेल में आपस में मिलके फिर ये पूरी की पूरी जो घटना है इसकी प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। तो ऑल दीज पीपल, ये है, इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये इस प्रकार की घटनाओं को कारित करते रहे हैं। हमारी और किसी घटनाओं में ये वांछित है कि नहीं है, ये अब अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान किया जा रहा है। तो शुक्रिया मैम। तो आपने देखा कि राजधानी जयपुर के करदनी थाना इलाके की मंगलम सिटी जो बताई जाती है एक बहुत बड़ा इलाका है, जहां पर इन अपराधियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की और इस डकैती की वारदात को अंजाम करने के लिए पहुंचे। बड़ी बात यह कि इस वारदात में शामिल एक नेशनल खो-खो का जो गेम का जो नेशनल प्लेयर है संजय मीणा, उसे भी इसमें पूरे कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ में इन आरोपियों से भी पुलिस पूछताछ करने में जुटी कि आखिर ये लोग और भी किसी वारदात में शामिल तो नहीं रहे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। झालावाड़ जिले की रायपुर थाना पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक भगोड़े वांछित पुलिस इंस्पेक्टर को नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर को उसके एक साथी के साथ पकड़ा। दोनों एक कार से कहीं जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह बाजवा पंजाब में एनडीपीएस और विजिलेंस के प्रकरणों में वांछित है। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए, श्रीगंगानगर से मिल रही है। सूरतगढ़ थर्मल सब क्रिटिकल की 3 नंबर इकाई बंद हो गई है। स्टीम वॉल्व में लीकेज इसका कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्टीम वॉल्व में लीकेज हुआ है, इस कारण यह इकाई बंद हुई है। एक इकाई तकनीकी खामी के चलते पहले से ही बंद है। अब मात्र 4 इकाइयों से बिजली का उत्पादन हो रहा है। करीब 750 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। पूरी क्षमता के लिहाज से देखें तो उत्पादन प्रभावित हुआ है।